नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर दुनिया की। मैं हूं मुकुल शर्मा। अगले आधे घंटे के दौरान हम बात करेंगे पाकिस्तानी आर्थिक तंगी और ट्रूडो पर बढ़ रहे कुर्सी छोड़ने के दबाव को लेकर। इन खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। इसके अलावा रूस के परमाणु सुरक्षा प्रमुख की हत्या से यूक्रेन रूस की जंग के धधकने की आशंका, तूफान चीरो से भारी तबाही और गाजा में फिर संघर्ष विराम का प्रयास और दूसरी अंतर्राष्ट्रीय खबरों पर डालेंगे नजर। लेकिन सबसे पहले नजर डालते हैं अंतर्राष्ट्रीय हेडलाइंस पर। रूस में बड़ा बम धमाका, परमाणु सुरक्षा के प्रभारी रूसी जनरल की मौके पर ही मौत। यूक्रेन ने जनरल को मारने का किया दावा, रूस ने बताया पश्चिमी देशों की साजिश। गाजा में संघर्ष विराम का प्रयास एक बार फिर तेज, व्हाइट हाउस को जल्द किसी समझौते पर पहुंचने की उम्मीद। बातचीत के लिए इजरायल के प्रधानमंत्री का कर सकते हैं काहिर दौरा। सदी के सबसे शक्तिशाली तूफानों में एक चीरो ने फ्रांसीसी शहर मायोट में मचाई भारी तबाही, हजारों लोगों के मारे जाने की आशंका। राहत और बचाव कार्य युद्ध स्तर पर जारी। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो की बढ़ी मुसीबतें, खतरे में कुर्सी। वित्त मंत्री के इस्तीफे के बाद बढ़ा ट्रूडो पर भी दबाव, विपक्ष ने भी मांगा ट्रूडो का इस्तीफा। और आइए खबर दुनिया की में सबसे पहले बात करते हैं कनाडा की, जहां सियासी भूचाल बढ़ता नजर आ रहा है। वजह है ट्रूडो की सबसे प्रभावशाली और वफादार मंत्री मानी जाने वाली क्रिस्टिया फ्रीलैंड का अचानक इस्तीफा, जिसके बाद से कनाडा के प्रधानमंत्री ट्रूडो पर भी इस्तीफे के बादल मंडरा रहे हैं। एक वक्त में लोकप्रिय रहे ट्रूडो पुराने सहयोगी और विपक्ष के साथ साथ अब अपनी ही पार्टी के निशाने पर हैं। सियासी भंवर में फंसे कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो का हर दांव उल्टा पड़ता जा रहा है। कुर्सी की लालच में ट्रूडो आतंकियों और आम सिखों में भेद भूल गए। खालिस्तान समर्थक और न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी के सहारे सरकार बचाने का प्रयास करने वाले ट्रूडो की हर जुगत के बावजूद कुर्सी बचती हुई नहीं दिखाई दे रही है। उप प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री क्रिस्टिया फ्रीलैंड के इस्तीफे के बाद ट्रूडो पर कुर्सी छोड़ने का दबाव बढ़ गया है। दोनों के बीच अमेरिका के नवनिर्वाचित ट्रंप के संभावित टैरिफ लगाए जाने के मुद्दे पर मतभेद है। फ्रीलैंड की जगह अब पब्लिक सेफ्टी मंत्री डोमिनिक लेब्लांक को वित्त मंत्री बनाया गया है। फ्रीलैंड के इस्तीफे के बाद से सत्ता पर ट्रूडो की पकड़ काफी कमजोर हो गई है। अब पार्टी के अंदर से ही ट्रूडो के खिलाफ सुर बुलंद होने लगे हैं। कई विपक्षी दलों ने भी उनके इस्तीफे की मांग की है। ट्रूडो के सहयोगी रहे कनाडा के एनडीपी पार्टी के नेता जगमीत सिंह ने भी प्रधानमंत्री से इस्तीफा मांग लिया है। वहीं कंजर्वेटिव पार्टी के नेता पियर पोलिवियर ने ट्रूडो पर हमला बोलते हुए कहा कि अब तो उन्हें ही संसद में आकर खुद बजट पास करवाना चाहिए। इसके अलावा ट्रूडो को एक बड़ा झटका उस वक्त लगा जब हाउसिंग मिनिस्टर सान फ्रेजर ने भी अपने पद से इस्तीफा दे दिया। ट्रूडो की लोकप्रियता लगातार गिरती जा रही है। एक सर्वे के अनुसार उनकी लोकप्रियता मात्र 28% ही रह गई है। ट्रूडो अल्पमत की सरकार चला रहे हैं। लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी का एक धड़ा चाहता है कि ट्रूडो अपने पद से इस्तीफा दे दे और अगले चुनाव में पार्टी का कोई और नेतृत्व करे, लेकिन ट्रूडो फिलहाल इससे इनकार करते हैं। हालांकि पार्टी के कई सांसद उनके खिलाफ काफी दिनों से बगावती तेवर अपनाए हुए हैं, लेकिन कैबिनेट में इतनी मजबूत दरार पहली बार दिखाई दे रही है, जो ट्रूडो के लिए बड़ी और गंभीर चुनौती है। कई जानकार पार्टी नेतृत्व के लिए बड़ा संकट मानते हैं। फ्रीलैंड का आगामी चुनाव लड़ने की घोषणा ट्रूडो के खिलाफ बड़ा संकेत है। दोनों के बीच मतभेदों का मुख्य कारण ट्रंप की कनाडा पर 50% टैरिफ लगाने की योजना को बताया जा रहा है। फ्रीलैंड ने टैरिफ वार की स्थिति से बचने के लिए गंभीर कदम उठाए जाने की मांग की है। ऐसे में यह देखना दिलचस्प होगा कि ट्रूडो कब तक अपनी कुर्सी बचा पाते हैं। तो ट्रूडो किस तरीके से अपनी कुर्सी बचा पाएंगे या नहीं, क्योंकि अब उन पर भी कहीं ना कहीं ये जो संकट है ये मंडराता हुआ नजर आ रहा है। कनाडा में सियासी संकट और ट्रूडो जो है इसका सामना करने में अभी तक अगर देखा जाए कहीं ना कहीं बैकफुट पर नजर आ रहे हैं। इस पर हम चर्चा करेंगे और इसके लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हैं। आपको बता दें, पूर्व वरिष्ठ राजनयिक अनिल वाधवा जी हमारे साथ जुड़े हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका अनिल जी।
सबसे पहले जानना चाहूँगा आपसे किस तरीके से आप देख रहे हैं कनाडा में जिस तरीके से सियासी भूचाल जो है वो नज़र आ रहा है, कहीं ना कहीं ट्रूडो जो हैं वो घिरते नज़र आ रहे हैं और उनकी जो सबसे ज़्यादा विश्वसनीय मानी जाती थी मंत्री, आज उन्होंने जब इस्तीफ़ा दिया तो उसके बाद से और ज़्यादा जो सियासत है वो हम कह सकते हैं किस तरीके से कहीं ना कहीं कलह जो है वो भी नज़र आ रही है अब अपनी ही पार्टी में। जैसा कि आपने कहा, काफी दिनों से हम देख रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर ट्रूडो की जो मुसीबतें हैं वो बढ़ती चली जा रही हैं। जी। और ये मुसीबतें उनकी ही बनाई हुई हैं, क्योंकि जो उनके सपोर्टर्स थे उनके साथ में उनके मतभेद एक के बाद आकर उभर रहे हैं। तो इस साल हमने देखा है कि करीब 9 जो उनके कैबिनेट मिनिस्टर्स थे उनका इस्तीफा आ चुका है। जी। और आज जगमीत सिंह जो उनके एनडीपी के जो जो सपोर्टर्स थे, खालिस्तानी सपोर्टर भी हैं, उन्होंने भी ये डिमांड करी है कि ट्रूडो इस्तीफा दे दें। लेकिन डिप्टी प्राइम मिनिस्टर का जो इस्तीफा है ये बहुत बड़ा इस्तीफा माना जाता है। साथ में एक हाउसिंग मिनिस्टर ने भी आज इस्तीफा दिया है। जी। तो इसके चलते मुझे लगता है अनिल जी, कि लेकिन अब आपको बड़ी वजह इसकी क्या लगती है कि ना सिर्फ जो पुराने सहयोगी विपक्षी बल्कि ये जो अपनी ही पार्टी के सदस्य हैं वो भी कहीं ना कहीं अब समर्थन में नजर नहीं आते हैं? जी, वो इसलिए है क्योंकि ट्रूडो दूसरे मिनिस्टर्स की बात नहीं सुनते हैं और जो उनके मन में आता है वही करते हैं। काफ़ी सारी जो पॉलिसीज़ हैं, जो पार्टी की पॉलिसीज़ हैं, कई बार वो उसके अगेंस्ट गए हैं। तो कनाडा में महंगाई बढ़ती चली जा रही है और ट्रम्प की जो टैरिफ्स की जो थ्रेट है, उसके चलते कनाडा को उसके लिए प्रिपेयर करने के बारे में पार्टी में एक आम राय बनी थी। और जी। क्रिस्टिया फ्रीलन जो है उन्होंने ये बात सामने रखी थी, लेकिन ट्रूडो ने उसको मानने से इनकार कर दिया कि उन्होंने कहा कि अभी कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, और जो डेवलपमेंट के जो मुद्दे हैं उनके ऊपर ध्यान देना चाहिए। तो जी। उसके लिए पैसे की ज़रूरत पड़ती है, फाइनेंसेस की ज़रूरत पड़ती है। और पार्टी के दूसरे जो मिनिस्टर्स हैं उनकी राय अलग है और ट्रूडो की राय अलग है। लेकिन दूसरी बात ये भी है कि जो फॉरेन इंटरफेरेंस का मामला है उसमें ट्रूडो और बाकी के जो मिनिस्टर्स हैं उनके कैबिनेट के, उनकी राय एक मत नहीं है। उसमें भी काफ़ी डिफरेंसेस उभर कर सामने आए हैं। जी, और कहीं न कहीं ये जो डिफरेंसेस हैं, कहीं न कहीं जो ख़ास तौर से अंदरूनी कलह भी इसको हम देख सकते हैं। लेकिन क्या इसकी ही वजह से अब क्योंकि जब हम अगले साल चुनाव की बात करते हैं, तो उसमें भी जो दावेदारी की बात कही जा रही है, क्या लगता है कि दावेदारी तक भी शायद ट्रूडो जो हैं पहुँच नहीं पाएँगे? जी हाँ, वो मुश्किल मुझे लग रहा है, क्योंकि काफ़ी दिनों से ये तनाव चल रहा है उनकी और दूसरे पार्टी के जो मेंबर्स हैं उनके बीच में। और टोटल जो 50 कम से कम उनके सपोर्टर्स हैं वो उनसे अलग हो चुके हैं पिछले कुछ 2 या 3 सालों में। जी। तो इस तरह हम देख रहे हैं कि जो ऑपोजिशन है वो बढ़ती चली जा रही है। और जो ऑपोजिशन पार्टी है उसकी रेटिंग ऊपर ऊपर बढ़ती चली जा रही है। ट्रूडो की रेटिंग अब 28% है, जो कि बहुत कम है। जी, बिल्कुल। और लेकिन किस तरह के कारण इसको हम मान सकते हैं? क्योंकि एक वक़्त में काफ़ी लोकप्रिय नेता के रूप में रहे हैं और आज के समय में अगर देखा जाए तो सबके निशाने पे नज़र आते हैं। अलग-अलग देशों के साथ उनके किस तरह के संबंध हैं, वो भी अब सबके सामने हैं। क्या माना जाए, ऐसे में जो मुश्किलें हैं बढ़ती नज़र आएँगी और जल्द ही उनके इस्तीफ़े की जो खबर है, क्या वो भी आ सकती है? देखिए, ट्रूडो की जो बाहर की छवि है वो एक इमेच्योर लीडर बतौर छवि बनी है। वो इसलिए है क्योंकि जब भी ट्रूडो अपनी मनमानी करते हैं और अपने कैबिनेट के जो डिसीजंस होते हैं और उनकी सोच है उससे अलग जाते हैं, तो ऑब्वियसली उनको कनाडा में सपोर्ट नहीं मिलता है। और इस तरह से वो अलग थलग पड़ जाते हैं। और दूसरे देशों के साथ जब बातचीत होती है, दूसरे देशों को भी ये मालूम है कि कनाडा में ये माहौल बना हुआ है, तो बातचीत के दौरान ट्रूडो बैकफुट पर ही रहते हैं और ये सिचुएशन बिल्कुल बढ़ती चली जा रही है। जी, बिल्कुल। और अब क्या माना जाए, आने वाले समय में भी कहीं न कहीं बैकफुट पे नज़र आएँगे क्योंकि अलग-अलग जो मुद्दे हैं, फिर चाहे अलगाववादियों की बात की जाए, कट्टरपंथियों की बात की जाए, जिस तरीके से कहीं न कहीं उनके समर्थन में भी नज़र आते हैं और उसके बाद जैसा आपने कहा कि एक मैच्योर के रूप में जो छवि है उनकी नज़र आती है। ये अभी तक तो ट्रूडो ने जो जगमीत सिंह की जो पार्टी है, जो प्रो खालिस्तानी पार्टी है, उनके बूते पर अपनी सरकार को चलाया है। अब हम देख रहे हैं कि वहाँ से भी सपोर्ट खत्म हो चुका है।
तो आगे चलकर ट्रूडो के लिए बहुत मुश्किल है ये कंटिन्यू करें जी। और इन पर बहुत दबाव पड़ेगा। ऑपोजिशन भी स्ट्रांग होती चली जा रही है। मुझे लगता है कि ट्रूडो को इस्तीफा देना ही पड़ेगा। जी, बिल्कुल। और ऐसे में जब अगर बात करते हैं कंज़र्वेटिव पार्टी की, उनकी तरफ से जो तमाम मुद्दे उठाए जा रहे हैं और ख़ास तौर से ट्रंप का जो टैरिफ की अगर हम बात कर रहे हैं, जो कि मुख्य मुद्दा ख़ास तौर से इन दिनों दिख रहा है कनाडा में, क्या उसको लेकर भी कहीं न कहीं जो पार्टी है वो बैकफुट पर नज़र आएगी और पकड़ जो है शायद उसी वजह से नहीं बना पा रहे हैं ट्रूडो भी? जी हाँ, क्योंकि ट्रम्प की जो थ्रेट है वो काफ़ी रियल थ्रेट मानी जा रही है अपनी पार्टी में, उनकी पार्टी में। और इसीलिए आज का जो इस्तीफा हुआ है डिप्टी प्राइम मिनिस्टर का, वो इसी मुद्दे पर हुआ है। वो इसलिए क्योंकि कनाडा में महंगाई बढ़ रही है और हाउसिंग के प्राइसेस भी बढ़ रहे हैं। जी। कई लोगों के लिए रहना मुश्किल हो चुका है। तो जो उसके उनके उनके कॉलीग्स हैं उनके उनके कैबिनेट में, उन्होंने कई बार ये कहा है कि अपनी बेल्ट टाइटनिंग करिए और आगे चलकर एक प्रूडेंट फिस्कल पॉलिसी अडॉप्ट करिए। जबकि ट्रूडो सोचते हैं कि उनके सर्वाइवल के लिए ज़रूरी है कि पॉपुलिस्ट मेजर्स आगे बढ़ाए जाएं। जी। तो वो अपने नज़रिए से इसको देख रहे हैं, लेकिन बाकी लोग उनको कई बार बता चुके हैं कि ये इस तरह की नीतियां आगे के लिए अच्छी नहीं रहेंगी और पार्टी के लिए भी अच्छी नहीं रहेंगी। जी, और क्या अनिल जी इन्हीं नीतियों का जो असर है वो हम देख सकते हैं जो भारत और कनाडा के बीच जो संबंध अब जिस तरह के हो चुके हैं, एक वक्त था किस तरीके से जो संबंध देखे जाते थे, लेकिन आज के समय में जो स्थिति है, क्या उन्हीं नीतियों की वजह से आप देखते हैं? मुझे लगता है कि ये इमेच्योर उनकी जो सोच है और नीतियां हैं उसके उसके चलते ये सब उसका प्रभाव भारत और कनाडा के बीच भी पड़ा है। अगर ट्रूडो इसको ध्यानपूर्वक सोचते समझते और जगमीत सिंह की पार्टी के ऊपर इतनी रिलायंस नहीं होती, जी। तो इस तरह के डिसीशंस वो नहीं लेते और पार्लियामेंट में सरेआम उठकर भारत को अक्यूज नहीं करते। जी, बिल्कुल। ये कुछ ऐसे मुद्दे हैं जो आपसी बातचीत से सुलझाए जा सकते हैं। लेकिन उन्होंने पार्लियामेंट में जाकर एक बहुत बड़ी गलती करी है, मैं सोचता हूँ। और भारत और कनाडा के जो बहुत अच्छे रिश्ते थे उनको कई सालों के लिए पीछे धकेल दिया है। जी, और सीधे तौर पे अगर देखा जाए कहीं न कहीं अपनी बयानबाजी की वजह से ही जिस तरह के फैसले लिए गए, उनकी वजह से ही ट्रूडो जो हैं बैकफुट पर फिलहाल नज़र आ रहे हैं। अनिल जी, आप लगातार हमारे साथ बने रहिए। ये तो बात तो हमने की यहाँ पर कनाडा को लेकर किस तरीके से जो परिस्थितियाँ हैं वो कनाडा में बनती हुई नज़र आ रही हैं और ट्रूडो जो है कब वो इस्तीफ़ा दे सकते हैं, क्योंकि कहीं न कहीं संकट में तो हैं। फिलहाल हम रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। बढ़िया है, क्यों है? प्राकृतिक हल्दी, मिर्ची, धनिया नहीं, मिर्ची धनिया हल्दी MGH। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस लॉक है। ऐसे गोल्डी मसाले जहां जाएं रिश्ते बनाएं। तो ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत। आप देख रहे हैं खबर दुनिया की और आइए अब बात करते हैं दिवालियापन की दहलीज पर पहुंच चुके पाकिस्तान की। दुनिया के सामने आर्थिक हालातों का हवाला देकर हाथ फैला चुके पाकिस्तान को एक बार फिर बेइज्जत होना पड़ा है। सऊदी अरब और चीन के बाद IMF और विश्व बैंक ने भी पाकिस्तान के लिए दरवाजे बंद कर दिए हैं। वजह है पाकिस्तान का आर्थिक कुप्रबंधन। उधार पर अर्थव्यवस्था की गाड़ी खींचने वाला पाकिस्तान अब बुरी तरह हांफने लगा है। सऊदी अरब और चीन जैसे देश पहले ही और अधिक कर्ज न देने की बात कह चुके हैं। रही सही उम्मीद जिन दो संस्थाओं IMF और विश्व बैंक से थी, उन्होंने भी लगभग जवाब ही दे दिया है। इन सब के पीछे कारण कुछ और नहीं, पाकिस्तान का आर्थिक कुप्रबंधन है। अर्थशास्त्रियों का कहना है कि पाकिस्तान उधार के सहारे अपनी अर्थव्यवस्था को फिर से खड़ा करने के बजाय उन पैसों को बेदर्दी से फूंक कर नए कर्जदाता के दरवाजे पर हाथ फैलाए खड़ा हो जाता है। ताज़ा मामला विश्व बैंक का है, जिसमें चालू वित्त वर्ष में पाकिस्तान के लिए प्रस्तावित $500 मिलियन का बजट सहायता ऋण रद्द कर दिया है।
ये फैसला विश्व बैंक द्वारा पहले तय की गई शर्तों को पूरा न करने की वजह से लिया गया है। किफायती और स्वच्छ ऊर्जा कार्यक्रम पे सेकंड को लागू करने पर यह रकम खर्च की जानी थी। विश्व बैंक का ये कदम पाकिस्तान के लिए गरीबी में आटा गीला होना जैसा है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष पहले ही कह चुका है कि पाकिस्तान को इस साल $2.5 अरब के बाहरी वित्तीय गैप का सामना करना होगा। यानी ये रकम एक वर्ष के भीतर पाकिस्तान की कुल पूंजी और देनदारी के बीच का अंतर है। आईएमएफ ने पाकिस्तान से कहा था कि इस अंतर को पाटने के लिए नए कर्जों का प्रबंध करे। हालत यह है कि नया कर्ज मिलना तो दूर, विश्व बैंक जैसे कर्जदाता ही अपने कदम पीछे खींच रहे हैं। पाकिस्तान को समझ में नहीं आ रहा है कि संकट से बाहर कैसे निकला जाए। एक ओर आईएमएफ जैसे कर्जदाता पाकिस्तान पर कठोर शर्तें लगा रहे हैं ताकि सरकार का राजस्व बढ़े, वहीं आम आदमी महंगाई और आर्थिक तंगी की चक्की में पहले ही बुरी तरह पिसा हुआ है। इसकी एक बानगी ऊर्जा की कीमतें भी हैं। पिछले 4 महीने में पाकिस्तान में गैस की कीमत में 850% का इजाफा हो चुका है। रोजमर्रा की सभी चीजों में बेतहाशा वृद्धि देखने को मिल रही है। देखना यह है कि आर्थिक बदहाली का ये दौर और कितना लंबा चलता है। तो पाकिस्तान की आर्थिक बदहाली अब किसी से छिपी नहीं है। उधार के सहारे और अब कौन उबारे, हालात यही हैं पाकिस्तान में। अनिल जी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पूर्व वरिष्ठ राजनयिक। अनिल जी, जानना चाहेंगे आपसे, क्योंकि जब हम पाकिस्तान की स्थिति की बात करते हैं, ना सिर्फ दिवालियापन की जो स्थिति है, लेकिन पहले सऊदी अरब, उसके बाद चीन, आईएमएफ और अब वर्ल्ड बैंक ने भी एक तरीके से दरवाजे बंद कर दिए हैं। सहायता ऋण देना जो है उसके लिए मना कर दिया है। वजह है कि शायद जो शर्तें थी उनको पाकिस्तान पूरा नहीं कर पाया। जी बिल्कुल। जब आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक के पास पाकिस्तान शुरू में गया था, जी, उस समय पर दोनों ने कुछ शर्तें रखी थी। और जो मेन शर्त थी वो ये थी कि टैक्स कलेक्शन जो है उसके जो शॉर्टफॉल्स है उसको इम्प्रूव किया जाए। जी, उसको कैसे इम्प्रूव किया जाए, उसके लिए रिफॉर्म्स की बहुत ज़रूरत है पाकिस्तान की इकोनॉमी में, और सबसे ज़्यादा एग्रीकल्चर में बहुत ज़रूरत है, क्योंकि जो फेडरल लॉज हैं पाकिस्तान में एग्रीकल्चर के ऊपर, वो जो स्टेट्स हैं, जो प्रोविंसेस हैं, उनके जो लॉज हैं उससे तालमेल नहीं खाते हैं। जी, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो एग्रीकल्चर लैंडलॉर्ड्स हैं, बड़े लैंडलॉर्ड्स हैं, उनका बहुत प्रेशर है पाकिस्तान की हुकूमत के ऊपर कि ये रिफॉर्म्स इनको इम्प्लीमेंट ना किया जाए। और इसके चलते रिफॉर्म ना होने की वजह से टैक्स कलेक्शन में शॉर्टफॉल्स आई हैं। दूसरा, आईएमएफ वर्ल्ड बैंक दोनों ने कहा था कि पाकिस्तान को चीन के साथ बातचीत करके जो लोन लिए हैं उनको जी, रीस्ट्रक्चर किया जाए और सऊदी अरेबिया से भी लोन लिया जाए। लेकिन हमने देखा है कि चूंकि पाकिस्तान में रिफॉर्म नहीं हो पा रहे हैं, इसलिए दोनों कंट्रीज अपने हाथ पीछे खींच रही हैं और खींच जी, चुकी हैं। तो ये एक चिकन और एग सिचुएशन बन गई है पाकिस्तान में, जी, क्योंकि उनके इंटरनल प्रेशर्स की वजह से ये रिफॉर्म नहीं आगे बढ़ पा रहे हैं। और एनर्जी सिक्योरिटी के लिए एनर्जी जो रिफॉर्म्स हैं उसमें भी प्राइस राइज की बहुत ज़रूरत है। अब पिछले कुछ महीनों में हमने देखा है कि प्राइस राइज जब हो रही है जी, तो आम जनता पर इसका बहुत भारी असर पड़ रहा है। काफ़ी सारे जो एनर्जी के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो चीन से लोन लेकर आगे बढ़ाए गए हैं। जी, और चीन भी ये नहीं चाहता है कि इसकी जो प्राइसेस हैं उसमें कोई कमी आए। पाकिस्तान इस चक्रव्यूह में फंस गया है और आगे चलकर बहुत मुश्किलें पाकिस्तान के लिए होने वाली हैं। जी। लेकिन इस कर्ज के चक्रव्यूह की अगर बात की जाए, क्योंकि कर्ज के चलते कंगाली की हालात जो हैं वो फिलहाल पाकिस्तान में नजर आ रहे हैं, ऐसे में क्या माना जाए कर्ज से बचने के लिए? कर्ज के लिए जो आवेदन लगातार किए जा रहे हैं उससे और किस तरह की अर्थव्यवस्था जो है वो चरमराती हुई पूरी तरीके से नजर आएगी? अब देखिए, पाकिस्तान में जब तक ये डिटर्मिनेशन नहीं होगी, पॉलिटिकल डिटर्मिनेशन नहीं होगी कि रिफॉर्म्स सबसे ज़रूरी हैं, और दूसरा आर्म्स के ऊपर ज़्यादा खर्चा ना करके और जी, या टेररिज्म को बढ़ावा ना दे करके, अगर पाकिस्तान के अंदर जो डिफ़िकल्टीज़ हैं उनके ऊपर कंसंट्रेट किया जाए, तभी जाकर ये समस्याएं हल हो सकती हैं।
लेकिन पाकिस्तान की जो लगातार हुकूमतें हमने देखा है कि वो आर्म्स के ऊपर काफ़ी जोर देते हैं आर्मी की वजह से, आर्मी का जो कंट्रोल है, और दूसरा बड़े जो लैंडलॉर्ड्स हैं वो एग्रीकल्चर में रिफॉर्म नहीं आने देते, और उसके चलते एनर्जी के जो रिफॉर्म्स हैं और प्राइस राइजेस हैं वो भी नहीं हो सकते, क्योंकि पब्लिक के ऊपर इतना भार पहले से है, वो इसको सहन नहीं कर पा रहे हैं। तो इस तरह से किसी ना किसी को अपना हक अदा करना पड़ेगा, और पाकिस्तान की इकोनॉमी नहीं तो इसी चक्कर में पड़ी रहेगी। जी, कहीं और उसी वजह से बदतर हालात जो हैं वो पाकिस्तान में नज़र आने लगे हैं। लेकिन जिस तरीके से ऊर्जा क्षेत्र की अगर हम यहाँ बात करें थे, जिस वजह से जो पाकिस्तान है वो लगातार जूझ रहा है, और उसके चलते ही चीन ने भी पहले मना कर दिया था कि अब जो बात है आगे नहीं हो सकती, क्योंकि शर्तें जो हैं वो नहीं मानी गई। ऐसे में अनिल जी, आने वाला जो समय है वो और किस तरीके से देखा जा सकता है पाकिस्तान के लिहाज से? देखिए, पाकिस्तान को चीन से जो एनर्जी सेक्टर के जो लोन्स हैं उसको रिस्ट्रक्चरिंग करने के लिए पहले बात करनी पड़ेगी, क्योंकि जो कॉन्ट्रैक्ट साइन हुए हैं पाकिस्तान में एनर्जी प्रोजेक्ट्स के ऊपर, उनमें जो शर्तें हैं वो चीन के फेवर में है, और पाकिस्तान गवर्नमेंट उस समय पर क्योंकि BRI का जोर था, तो उसके चलते पाकिस्तान ने ये सब शर्तें मान ली। लेकिन ये एक गलत डिसीजन था, और सभी को दिखाई दे रहा था कि गलत डिसीजन है, लेकिन पाकिस्तान में भी करप्शन का दौर उस समय से चल रहा है, और जो लोग डिसीजन मेकर्स थे पाकिस्तान में उस समय से, हालांकि उनके ऊपर कुछ ना कुछ कार्रवाई तो हुई है, लेकिन पूरी तरह से अभी तक अकाउंटेबिलिटी सिस्टम में नहीं आ पाई है। जी, तो मुझे नहीं लगता कि आगे चलकर एनर्जी सेक्टर में प्राइस राइज को ज़्यादा बढ़ावा दिया जाएगा, क्योंकि लोगों के ऊपर बहुत जोर है आजकल। जी, लोगों पे बहुत ज़्यादा दबाव है, महंगाई जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है, और ऐसे में जो आर्थिक प्रबंधन है, क्या इससे पाकिस्तान का पीछा छूट पाएगा? देखिए, पाकिस्तान कई सालों से इस प्रॉब्लम से जूझ रहा है, और पाकिस्तान एक ऐसा देश है जिसके फेल होने पर काफ़ी दूसरों देशों को भी तकलीफ होगी, और इसीलिए पाकिस्तान को जो लोन्स हैं और जो रिस्ट्रक्चरिंग वगैरह है, ये सब पाकिस्तान करवा सकता है, क्योंकि उसके पास एक स्ट्रेटेजिक क्षमता है जो कई दूसरे देशों के पास नहीं है, और पाकिस्तान एक न्यूक्लियर वेपन स्टेट है, अफगानिस्तान और इंडिया का नेबर है, चाइना उसको सपोर्ट करता है। तो जियोपॉलिटिकली हम देखें तो पाकिस्तान का फेलियर एक बड़ा फेलियर दुनिया भर के लिए होगा। तो इस तरह से पाकिस्तान की गाड़ी अभी तक चल रही है, लेकिन इसका ज़्यादा समय तक ये गाड़ी इस तरीके से चलने वाली नहीं है, और जैसा आपने कहा कि जो देश पाकिस्तान के सपोर्ट में नज़र आते हैं उनके लिए भी एक ये बड़ा फेलियर साबित होगा, जिस तरीके की परिस्थितियाँ पाकिस्तान में इन दोनों नज़र आ रही हैं। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका अनिल जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो जाना आपने खबर दुनिया की में किस तरीके से हालात जो हैं वो नज़र आ रहे हैं जब हम बात करते हैं दुनिया की, लेकिन देश की इसके साथ साथ जब हम दुनिया की बात करते हैं तो आपको आइए अब छोड़े जाते हैं अंतर्राष्ट्रीय जगत की कुछ और खास खबरों के साथ। मुझे दीजिए अनुमति, नमस्कार। रूसी सशस्त्र बल के एक वरिष्ठ जनरल की हत्या, स्कूटर में हुए विस्फोट में गई जान, यूक्रेन ने हमले की ली जिम्मेदारी। रूस ने कहा यूक्रेन को चुकानी पड़ेगी बड़ी कीमत। यूक्रेन की सैन्य खुफिया एजेंसी ने दावा किया कि कुर्स्क सीमा क्षेत्र में उत्तर कोरिया के करीब 30 सैनिक मारे गए हैं या फिर गंभीर रूप से घायल हैं। कुर्स्क वह सीमावर्ती क्षेत्र है जहां रूस पिछले 4 महीने से कब्जा करके बैठी यूक्रेनी सेना को खदेड़ने की कोशिश कर रहा है। हिंद महासागर के द्वीपों पर आए भीषण चक्रवात चीड़ों ने बड़े स्तर पर तबाही मचाई है। मोजाम्बिक में चक्रवात चीड़ों के कारण 34 लोग मारे गए हैं। वहीं चक्रवात चीड़ों के कारण मायोट में कोहराम मचा हुआ है। मायोट में राहत और बचाव के कार्य बड़े पैमाने पर जारी हैं। पीएम मोदी ने मायोट में हुई तबाही पर दुख प्रकट किया। हमास के साथ संघर्ष विराम की संभावना के बीच इजराइल के गाजा पर हमले जारी हैं। गाजा पट्टी में अलग अलग हमलों में 31 लोग मारे गए हैं। टैंक के जरिए इजराइल राफा के पश्चिमी क्षेत्र में आक्रामकता के साथ आगे बढ़ रहा है। मंगलवार को गाजा में एक जर्जर इमारत के ढहने से 2 इजरायली सैनिक मारे गए।
वानुअतु की राजधानी पोर्ट विला के पास 7.3 तीव्रता का भूकंप आया है, जिससे भूस्खलन हुआ है। इस भूस्खलन से कई कारें कुचल गई और इमारतें नष्ट हो गई हैं, जिसमें एक व्यक्ति की भी मौत हो गई। हालांकि इस भूकंप से क्षेत्र में कितना नुकसान हुआ है यह स्पष्ट नहीं हो पाया है। भूकंप से देश भर में बिजली और मोबाइल नेटवर्क कटे हुए हैं। अमेरिका के विस्कॉन्सिन के एक स्कूल में हुई गोलीबारी में संदिग्ध हमलावर समेत 3 लोगों की मौत हो गई। इस घटना में 5 अन्य लोग घायल हुए हैं, जिसमें से 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। पुलिस के अनुसार हमलावर स्कूल का ही छात्र था। गोलीबारी के बाद जब पुलिस पहुंची तो संदिग्ध हमलावर की मौत हो चुकी थी।